हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो मैं लेकर आई हूं आपके लिए वो है क्विक चैप्टर रिवीजन, यानी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। बहुत ही कम समय में हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या है, किस क्लास का है? ये क्लास है हमारी 10th हिंदी कोर्स ए। बुक है हमारी कृतिका, भाग 2, पाठ है 1, माता का अंचल। ये कहानी लिखी है शिवपूजन सहाय जी ने। ये कहानी है किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपने पिताजी से हमेशा हर एक काम में साथ रहता है, लेकिन जब उस पर विपत्ति आती है तो एंड में वो अपनी माँ के पास ही आता है। इसीलिए बात कहाँ पर बात की गई है, माता के अंचल की। कि माता के अंचल में जितना प्रोटेक्शन होता है, मतलब जितना हम सेफ फील करते हैं, उतना हम कहीं पे भी फील नहीं करते। हमें पता है कि यहाँ पर हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचेगा, हम हमेशा सेफ रहेंगे, हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। तो ये कहानी खुद लेखक के बचपन की है। तारकेश्वर नाम से बच्चा है जिसे भोलानाथ बोलते हैं सभी। तो शुरू करते हैं इस कहानी को समझना, और साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, माता का अंचल नामक पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है। खुद अपने बचपन को याद करें कि किस तरीके से वो शरारतें करते थे, माता पिता के साथ उनका स्नेह था, सभी कुछ याद करते हुए वो इसको लिख रहे हैं। उनका नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उन्हें सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। तो पिता के साथ ही उनके सारे क्रियाकर्म होते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे और खुश कर देते थे। मतलब वो जैसे शंकर जी तिलक लगाते ना, त्रिपुंडा, वो उसी तरीके से तिलक लगाते थे। और जब तारकेश्वर अपने आप को आईने में देखते तो वो बहुत ही खुश हो जाया करते थे। लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखते तो पिताजी मुस्कुराने लगते और वह शर्मा जाते। अब जब तैयार हो जाते तारकेश्वर जी तो अपना चेहरा जो है वो शीशे में देखते। अब शीशे में देखते तो पिताजी खुद उनको ऐसे करके झांकते, जैसे हम शीशा देख रहे हैं। अब हमारे पीछे जो है, जो अगर वो आएगा तो वो भी हमें शीशे में दिखाई देगा। तो पिताजी जब देख के मुस्कुराने लगते तो तारकेश्वर क्या होते थे, वो शर्मा जाया करते थे। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए से रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। तो अब क्या हुआ, पूजा हुई, घर में पूजा हुई, सब कुछ करने के बाद में नाशा करके जो है चल दी ये कहाँ, मछलियों को दाना खिलाने गंगा नदी में। गंगा नदी में जो दाना खिलाते थे वो आटे की गोलियां होती थी, उसके अंदर राम नाम की पर्चियां हुआ करती थी। मतलब राम लिखा हुआ पर्ची होती थी छोटी छोटी, जिसे आटे के अंदर रख के छोटी छोटी गोलियां बना दी जाती थी और वो जाकर गंगा नदी में मछलियों को खिला दी जाती थी। अब जो है ये करने के बाद में जब पिताजी वहाँ गंगा नदी से लौटते तो रास्ते में जो पेड़ पड़ते थे ना, उस पर अपने बेटे को झूले की तरह झुलाया करते थे। भाई पहले जगह जगह ऐसे झूले थोड़ी ना होते जैसे आजकल हम लोग की सोसाइटीज़ में हर जगह पे आप पार्क में देखेंगे झूला लगा। तो पहले ये सब चीज़ गाँव वगैरह में तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो अब क्या करा भाई, पेड़ की डालें ही झूला बन जाती थी, उसी में झूला झूला करते थे। फिर घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कौर छोटे लगते थे। अब क्या होता था भाई, जब घर में आ जाते, घर में आ गए, घर में आकर वो छोटे छोटे कौर जो है, खाना खाने की बारी आई, दोपहर हो जाती थी, खाना खा रहे, खाना खाते समय वो पिताजी जो हैं वो तारकेश्वर को खाना खिला रहे हैं। तो माँ को लगता था इतने छोटे छोटे कौर खिला रहे हैं, तो माँ तो बड़े बड़े कौर खिलाएं भाई, बेटा ज़्यादा खा सके। तो कभी कहती थी खाएगा बड़े बड़े कौर तभी तो मिलेगा दुनिया में ठौर। ऐसे बोलते ना भाई, आप लोगों के यहाँ भी अलग अलग, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से बोला जाता है। और माएँ पूरी तरीके से कोशिश करती हैं कि बच्चा खूब अच्छे से ज़्यादा सा खा ले। तो यही तारकेश्वर की माँ भी करती थी। वे पक्षियों के नाम से निवाले कौर बनाकर जब उनके उड़ने का डर बताती तो वह उन्हें उड़ने से पहले ही खा लेता था। अब क्या होता था, अब प्लेट में रखा है, प्लेट में कौर बनाया, कई सारे, मान लीजिए 4 कौर बने, तो 4 कौरों के नाम अलग अलग पक्षी दे देते, तोता, कोयल, गौरैया, ठीक है, और कबूतर, इस तरीके से नाम दे दिए सब पक्षियों के। अब वो कहते थे खाओ नहीं तो उड़ जाएगा। ये आया 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 उड़ा उड़ा, और बच्चा, वो तारकेश्वर कहते थे, उसको उड़ने से पहले ही अपने मुंह में रख लेते थे। तो बच्चों को हमेशा बोलते हैं ना, खेल करते करते खिला दो तो अच्छे से खा लेते हैं। तो उनकी माँ भी उन्हें खेल करते करते अच्छे से खाना खिला दिया करती थी।
फिर उसके बाद क्या होता था, खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डालकर कंघी कर देती, कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी में फूलदार लट्टू लगा देती थी, बुरी नजर से बचने के लिए काजल की बिंदी लगाती और पिता के पास छोड़ देती थी। वहां खड़े अपने मित्रों को देख वह रोना भूलकर खेलना। अब क्या होता था, अब खाना खा लिया तो बच्चा तुरंत जो है बाहर खेलने के लिए जाएगा, तो क्या करती, माँ जल्दी से पकड़ लेती थी। अब भोलानाथ के बाल बड़े बड़े थे तो वो क्या करती थी, उनके बालों में खूब अच्छे से तेल लगाती, चोटी बनाती और चोटी लगा के उसके नीचे एक छोटा सा लट्टू लटका देती, वो चोटी बना के छोटा सा लट्टू लटका देती और नजर ना लगे इसके लिए काला टीका लगा देती थी खूब करके तैयार। अब इन सब करने के चक्कर में भोलानाथ रोने लगते थे। अब रोने में क्या होता था, अब पिताजी लेके गए बाहर, तो बाहर बच्चों को जब वो खेलता देखते थे, अपने सभी फ्रेंड्स को खेलता देखते थे, तो वो रोना भूल के अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में लग जाएगा। कोई भी बच्चा रो रहा होगा, अगर वो अपने फ्रेंड्स को खेलते हुए देखेगा ना, तो वो तुरंत रोना भूल जाता है और तुरंत खेलने में लग जाता है। पिताजी उसको बहुत लाड करते थे। वे कभी उनके हाथों का चुम्मा लेते, कभी दाढ़ी मूंछ गड़ाते, कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते। घर के सामने ही खेले जाने वाले मिठाई की दुकान के खेल में 2-4 गोरखपुरिये पैसे देकर शामिल हो जाते थे। अब क्या हुआ था, पिताजी उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा कि हर कहते ना बच्चा ऐसे करके खूब प्यार करना, दाढ़ी खूब अच्छे से गड़ा देना बेटे के, तो जैसे नहीं बच्चे चिढ़ जाते तो इस तरीके से लाड प्यार किया करते थे। अब बच्चे जरा तरह तरह का खेल खेलते थे, तो एक खेल क्या खेलते थे, घर के सामने मिठाई की दुकान लगा लेते थे, पत्ते हो, टूटी दियाली हो, कुछ भी हो, उन सब से मिठाइयाँ बना लेते थे। अब ये सब बच्चे मिलके खेलते थे, एक दुकानदार बन गया, बाकी सब बच्चे मिठाई खरीदने वाले बन गए। अब वहां पर आते, वहां पर गेम चल रहा है, इतने में पिताजी आ जाते। अब पिताजी सच के गोरखपुरिया पैसे दे के, गोरखपुरिया पैसे का मतलब छोटे छोटे टुकड़े टाइप के रहते हैं वहां पर, तो उनको पैसे देते और कहते कि भाई मुझे मिठाई दे दो। तो इस तरीके से पिताजी भी खेल में शामिल हो जाया करते थे। ये तो मिठाई का गेम हुआ। दूसरा क्या था, घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्तियों में आखिरी से चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वो पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। अब क्या होता था कि अब पंगत लगी है कि हाँ भाई मंदिर के बाहर खाना बट रहा है, सब हो रहा है, तो सब पंगत में बैठ गए। तो जब सारे बच्चे बैठते थे तो आखिरी पंगत में जाकर पिताजी बैठ जाया करते थे। अब पिताजी बैठ गए तो सब शर्मा जाते थे, सब उठ जाते थे बगैर खाए, मतलब वो खेल वहीं खत्म हो जाता था। तो अब पिताजी क्या पूछते, भाई खाना कब मिलेगा, हमको भी तो खाना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों के साथ वो खेल में शामिल होते थे। अब दूसरा गेम क्या था, ये 2 गेम हो गए भाई। तीसरा गेम क्या था, बारात के खेल में दुल्हन की विदाई होती तो चूहेदानी की पालकी में पिता दुल्हन के मुख को कपड़ा हटाकर देखते और बच्चों को हंसाते। अब क्या होता था, तीसरा गेम होता था बारात की, मतलब वही बारात निकल रही है, तो बारात निकलती थी तो डोली बनाई जाती थी, तो जो चूहेदानी होती ना जिसमें चूहा पकड़ा जाता है, तो उसको पालकी बनाई जाती थी और उसके अंदर दुल्हन बैठाई जाती थी, दुल्हन गुड्डा गुड़िया की, तो उसको घूंघट में रखा जाता था। अब जब पालकी लेके दुल्हन की विदाई हो रही है तो पिताजी क्या करते थे, धीरे से दुल्हन का घूंघट हटाया करते थे। तो वो देख के सब बच्चे बड़े हंसते कि भाई पिताजी भी शामिल हो रहे हैं। तो तीसरा गेम हो गया। अब चौथा गेम क्या था, खेती के खेल में फसल आने पर पूछते कि खेती कैसी रही। अब जब खेती का होता था, जैसे भाई वहां पे तो गांव था, सभी लोग खेती करते थे, तो भाई एक किसान बन गए, 2-3 किसान बन गए, अपनी खेती काट रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये सब का खेल हुआ करता था। तो उस खेती का खेल हो रहा होता था, तब ये पूछते थे कि भाई आपकी खेती कैसी हुई, इस तरीके से पूछते थे। लेखक मित्रों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलता कि उन खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते थे। मतलब बच्चे होते ना कि जो सामान मिला उसी से खेलना शुरू करते, तो यही होता था। आसपास जो टूटी डलिया है, दिए हैं, टूटे पत्ते हैं, इन सभी को वो खेल बना, लकड़ी का डंडा है कुछ, उन सभी को वो खेल का सामान बनाकर खेला करते थे। तिवारी के नाम के जान पहचान वाले एक बूढ़े का मजाक उड़ाना और आंधी आने पर लोकगीत गाना लेखक व उनके मित्रों की आदत बन गई थी। तो तिवारी नाम के एक बूढ़ा व्यक्ति था जिनकी मजाक वो बहुत उड़ाया करते थे। और आज उसमें आप कहानी में देखेंगे तो बहुत तरह के लोकगीतों का भी जो है विवरण किया गया है उसमें। तो हर जगह हर एक उस पर कोई एक लोकगीत गाया गया है। तो आंधी आने पर भी है, खेलने पर भी है, खाना खिलाने पर भी है, बहुत तरीके के लोकगीत हैं, तो वो भी गाना गाया करते थे।
एक बार तिवारी का मजाक उड़ाने पर अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। पिता ने बचाव कर उन्हें सांत्वना दी। तो एक बार क्या है, तिवारी का मजाक उड़ाया, तिवारी जी पहुंच गए अध्यापक जी के पास। अब अध्यापक जब ये भोलानाथ क्लास पहुंचे तो इनकी खूब पिटाई हुई। अब पिटाई से पिताजी बीच में आए, उनको बचाया, साथ में भाई रोने लगे भोलानाथ, तो उनको पिताजी ने बचा भी लिया कि नहीं भाई छोड़ दीजिए, अब बच्चा है, ये है वो है करके छुड़ा लिया, और साथ में भोलानाथ को सांत्वना दी, ठीक है लेकिन वैसा नहीं करना, ये सब करना, जैसे पिताजी लोग समझाते हैं वैसे समझाया। पिता द्वारा घर ले आते समय मित्रों से मिलने पर वह सब भूल गया और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। अब रोते रोते भाई स्कूल से घर आ रहे थे, रास्ते में देखा तो इनके मित्र सब खेल रहे थे, फिर से रोना भूल गए और फिर से अपने मित्रों के साथ लग गए। खेतों में आके चिड़िया बैठती तो वो दौड़ के चिड़िया पकड़ने की कोशिश करते, ये सब खेल खेलने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। अब क्या हुआ, चिड़ियों का खेल खेल ही रहे थे तो टीले में देखा कि एक बिल बना हुआ है, तो उन्हें लगा बिल चूहे का बिल है, भाई सांप किस में रहता है, चूहे के बिल में ही रहता है जाके। तो जब उन्होंने बिल देखा तो आसपास थोड़ा पानी भरा था कि भाई हम पानी डालेंगे, जब बच्चे होते ना पानी शरारती बच्चे, भाई पानी डालेंगे तो चूहा निकल कर बाहर आएगा। तो उन्होंने आसपास जो पानी इकट्ठा था वो भर भर के सब बच्चों ने चूहे के बिल में डालना शुरू कर दिया, मगर उसके अंदर चूहे की जगह सांप निकला। अब जब सांप निकल आया, डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिताजी बैठे थे। अब जब सांप देखा, सांप करके सब बच्चों की हालत बुरी, सब भागते पड़ते गिरते, कहीं कांटे झाड़ियां लग रही हैं, नुच रहा है, कपड़े फट गए, गिर जा रहे हैं, मतलब डर एक होता है ना सांप को देख के डर, उस डर से उन्होंने जो खेत से भागना शुरू किया तो गिरते पड़ते उन्हें काफी चोट आ गई थी। घर पहुंचते पहुंचते लहूलुहानों की जगह से खून निकलने लगा था। करते हुए जब घर पहुंचे तो देखा सामने पिताजी बैठे हुए थे। पिताजी के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर मां से चिपटने की सुरक्षा महसूस हुई। पूरा दिन वो पिताजी के साथ बिताते थे, सब कुछ करते थे, सामने पिताजी बैठे थे, घबराया था, डरा हुआ बच्चा था, इतनी चोट लगी थी, सब कुछ था, लेकिन वो पिताजी के पास ना आके सीधे अंदर गया और मां के आंचल में छिप गया। पूरा दिन पिताजी के साथ रहने के बाद भी उसे अपने पिता के साथ उतनी सुरक्षा महसूस नहीं हुई जितना उसे सुरक्षा अपने माँ के आंचल में मिल रही। तो माँ से जाके वो चिपक जाता है। माँ ने घबराते हुए भी आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। लेखक को तब माँ की ममता और पिता के प्रेम से बढ़कर लगी। तो अब क्या हुआ, जब माँ भी भाई बच्चे को इतना लहूलुहान देखेगी तो वो भी डर जाएगी। जल्दी जल्दी उनके जितने भी मिट्टी धूल लगी थी फटाफट अपनी साड़ी के आंचल से सारी मिट्टी धूल साफ करी, उसके चोटों पे हल्दी लगाई ताकि जल्दी सही हो जाए। तब लेखक को हमारे एहसास हुआ कि पिता का प्रेम से कहीं बढ़कर माता का प्रेम होता है, क्योंकि वो प्रेम तो है लेकिन उसके साथ साथ हमें उसमें सुरक्षा भी महसूस होती है, उनमें उनकी सुरक्षा भी महसूस होती। तो इसलिए वो वहां पर चीज़ों को ऐसे समझ पाए, जब उनके जीवन की ऐसी घटना घटी, पिता के प्रेम और माँ के प्रेम में क्या फ़र्क होती है, क्या चीज़ें होती हैं, ये इस कहानी के माध्यम से हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। चलिए अब पाठ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं हम। लेखक के पिताजी लेखक को पूजा में अपने साथ क्यों बैठाते थे? क्या कारण था उन्हें अपने साथ बैठाते थे? भोलानाथ को पूजा में बैठाने के निम्न कारण हो सकते हैं। देखिए कारण पाठ में नहीं दिए हैं, मगर आपसे पूछा जा रहा है तो और क्या क्या कारण हो सकते हैं। भोलानाथ से अधिक प्यार करते थे इसलिए अपने साथ पूजा में बैठाते थे। लेखक के पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनकी यही इच्छा रही होगी कि भोलानाथ भी धार्मिक प्रवृत्ति का बने। कि मतलब होता है ना कि हम ये चीज़ कर लेते हैं, हमारे यहाँ सब चीज़ धर्म पूजा पाठ हर चीज़ समय से किया जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वो चीज़ धर्म कर्म बहुत ही समय से करें। शिशु भोलानाथ पर ईश्वर की कृपा बरसती रहे, और साथ में इसलिए भी सोचते होंगे कि अगर वो हमारे साथ पूजा करेगा तो भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। इसके अलावा अगर आप और भी कारण कुछ सोचते हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है तो ये आप अपनी सोच के हिसाब से लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है? शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? अब उनका नाम तो एक्चुअली में क्या था? तारकेश्वर। अब उनका नाम भोलानाथ पड़ा क्यों होगा? इसका क्या कारण था? शिशु का मूल नाम तारकेश्वर नाथ था। तारकेश्वर के पिता स्वयं भोलानाथ अर्थात शिव के भक्त थे। अपने समीप बैठाकर शिशु के माथे पर भभूत लगाकर त्रिपुंडाकार में तिलक लगाना,
ट्रिगर लगाकर लंबी जटाओं वाले शिशु से कहने लगते कि बन गया भोलानाथ। फिर तारकेश्वर ना कहकर धीरे धीरे उसे भोलानाथ कहकर पुकारने लगे और फिर नाम हो गया भोलानाथ। जैसे शिव जी होते हैं, शिव जी के बड़े बड़े बाल होते हैं ना, बाल होते हैं, फिर उन पे त्रिपुंडा ऐसे करके, ऐसे 3 लाइनों से फिर ऐसे करके तिलक बनता है, तो वो क्या कहता है, त्रिपुंडा तिलक लगाता है, भस्म का तिलक लगाते हैं वो। तो जब इस तरीके से तैयार हो जाते होंगे तब वो उनको क्या, उनको शिव की छाया लगती होगी, क्योंकि वो शिव जी के भक्त थे। तो इसीलिए धीरे धीरे वो अपने बेटे को कहते होंगे भोलानाथ भोलानाथ, तो तारकेश्वर का नाम धीरे धीरे भोलानाथ पड़ गया होगा। प्रश्न संख्या 3 है, भोलानाथ पूजा पाठ में पिताजी के पास बैठा क्या करता रहता था। अब पिताजी तो पूजा कर रहे हैं, तो भोलानाथ क्या करते होंगे अगर पूजा में बैठ जाते होंगे। तो क्या दिया, पिताजी पूजा पाठ करते, रामायण का पाठ करते और उनकी बगल में बैठा भोलानाथ आईने में मुंह निहारा करता था। पिताजी जब भोलानाथ की ओर देखने लगते तो शिशु भोलानाथ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देता। ऐसा करने में पिताजी मुस्कुरा पड़ते। तो जो जो चीजें थी कि भाई पूजा करते थे तो भाई वो भोलानाथ के स्वरूप में आ जाते थे, पिताजी सब कर देते थे। अब अपने रूप को देखने के लिए तारकेश्वर क्या करते थे, अपने चेहरे को आईने में देखते थे और पिताजी भी उनको आईने में ऐसे निहारते थे। तो जब वो शर्मा जाते थे तो मिरर को यानी कि दर्पण को वो नीचे रख दिया करते थे। प्रश्न संख्या 4 है, क्या आप दिया है, भोलानाथ के पिताजी की पूजा के कौन कौन से अंग थे। तो यानी कि भोलानाथ के जो पिताजी थे जो पूजा किया करते थे, उनकी पूजा के अंग कौन कौन से, किस तरीके से वो करते थे, चलिए देखते हैं। भोलानाथ के पिताजी के पूजा के 4 अंग थे। पहला, भगवान शंकर की विधिवत पूजा करना। सुबह सुबह वो भगवान शंकर की जो पूरी विधिवत पूजा होती थी उसको करते थे। नंबर 2 कैसे करते थे, रामायण का पाठ करते थे, मतलब दूसरे उसमें स्टॉल में वो रामायण का पाठ करते थे। फिर राम नाना बही पर राम नाम लिखना था। तो एक बही थी, एक कॉपी होती है, उस पर राम 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 नाम पूरी पेज क्या 1-2 पन्ने धीरे धीरे ऐसे लिखते हुए पूरी कॉपी भरनी होती थी। तो इसको बोलते हैं रामनामा बही, उस पे बैठ के राम का नाम लिखा करते थे। फिर तीसरा, इसके अतिरिक्त छोटे छोटे कागज पे राम नाम लिखकर उन कागजों को आटे की गोलियों में लपेटकर उन गोलियों को गंगा में फेंककर मछलियों को खिलाना होता था। फिर उसके बाद क्या करते थे, वो छोटी छोटी पर्चियों पे राम 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 करके नाम लिख, बहुत सारी पर्चियां बना लेते थे। फिर उन्हें आटे की गोलियों में भरा करते थे। उनकी गोलियां बना ली, गोलियां बनाने के बाद फिर कहाँ जाते थे, नदी पे जाते थे, गंगा नदी पे जाते थे और वहां पे उन गोलियों को मछलियों को खिलाया करते थे। तो ये पूरा दिन में 4 भागों में वो पूजा किया करते थे। पहले शिव जी की पूजा करते थे, फिर रामायण का पाठ करते थे, फिर उसके बाद में रामनामा बही लिखते थे और फिर राम नाम की पर्चियां बना के मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने के लिए जाया करते। तो ये 4 उनके विधिवत पूजा के अंग थे। चलिए इस पाठ को हम फटाफट समझते हैं। तो कहां से शुरू होता है ये पाठ, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली हैं। देश की सारी अखबारें इस शाही दौरे की खबरों से भरी हैं। यानी कि इतना बड़ा भाई एलिजाबेथ आ रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी अखबार है इन सब के बारे में, भाई रानी के बारे में सब कुछ छाप रहे हैं, भाई रानी क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं, कहाँ रुकेंगी, उनके आने की क्या क्या तैयारी हो रही, तो सभी अखबारों में ये सारी खबरें बहुत ज्यादा तादाद में छप रही हैं। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे में रानी कब और क्या पहनेंगी। अब खाली रानी नहीं आ रही है, उनके साथ उनका दर्जी है, उनका बाबरची है, खानसामा है, उनकी पूरी सिक्योरिटी के आदमी है, सभी कुछ आ रहा है। तो अब दर्जी परेशान है कि भाई वो 3 देशों के दौरे पर है, भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर। अब इस दौरान वो कौन से फंक्शन में क्या पहनेंगी, यहाँ का ट्रेडिशनल परिधान क्या है, कैसा पहनना चाहिए, तो दर्जी भी इस बात को लेकर काफी परेशान है। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरे करने वाले हैं। तो अब उनकी सिक्योरिटी को देखने के लिए उनके जो सेक्रेटरी और जासूस हैं वो पहले ही इंडिया आ रहे हैं ताकि यहाँ पे इंतजामात अच्छे से देखे जा सकें कि क्या क्या है। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही है। रानी की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप्स के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, रक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें छापी जा रही हैं।
तो रानी एलिजाबेथ की जो जन्म कुंडली है, वो प्रिंस फिलिप के जो कारनामे हैं, वो सभी कुछ अखबारों में छप रहे हैं। इसके अलावा उनके जितने भी उनके साथ लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि कुत्तों तक की तस्वीरें जो हैं अखबारों में छापी जा रही हैं। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन की धूम मची हुई थी। वहां की सदा धूल मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई, इमारतों को सजाया गया, संवारा गया। तो भाई जो सड़कें धूल मिट्टी से भरी रहती थी उनको बहुत सुथरा, साफ सुथरा करके सब कुछ अच्छा करके रखा गया, ताकि जो है वो आए तो अच्छा लगे, देखा गया। सारी जितनी भी इमारतें, जिन रास्तों से वो गुजरने वाली थी, वो सारी इमारतें बहुत ही साफ सुथरी, रंग रोगन करके खूब अच्छे से सजा दी गई थी। एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। पर इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई। अब जब ये इतना शाही दौरा होने वाला था, इससे पहले ही जॉर्ज पंचम की नाक किसी ने दिल्ली के इंडिया गेट से गायब कर दी। अब किसी समय इस जॉर्ज पंचम ने, भाई भारत पे अंग्रेजों ने इतने टाइम तक राज किया था, तो जो हमारे आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रताकारी थे, उन्होंने जो है जब ये मूर्ति लगी थी तो उनको ये था कि भाई आदमी बहुत दुष्ट है, इसका जो है नाक काट देनी चाहिए। ऐसे आंदोलन किए गए थे, बहुत ज्यादा, भाई अखबारों पे भी निकला था, बहुत आंदोलन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन नाक सलामत थी। लेकिन जब ये रानी एलिजाबेथ आने वाली थी तो उसके जस्ट पहले नाक गायब हो गई, जबकि उस मूर्ति की रखवाली के लिए वहां पर पहरेदार तक तैनात थे, तब भी उस मूर्ति की नाक को तोड़ दिया गया था। अब महारानी देश में आ रही थी और मूर्ति की नाक ना हो तो परेशानी होनी थी। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी इस बात पर सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। अब मूर्ति की नाक नहीं थी तो सभी परेशान थे कि महारानी आ रही हैं, अगर नाक नहीं रहेगी तो अपने देश की इज्जत जाएगी। तो भाई जितने लोग ऐसे थे उन सबों ने अपनी मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाकर ये हुआ कि नहीं, नाक तो लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि रानी आ रही है, ये अपने देश की इज्जत का सवाल है कि भाई हमको आज़ादी मिली, हम एक मूर्ति की नाक को ना संभाल पाए, तो इसलिए हमको नाक किसी भी कंडीशन में उस मूर्ति पर लगानी पड़ेगी। यदि वह नाक ना लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे से तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। अब सभी ने सलाह मशवरा किया, ये हुआ कि भाई एक बहुत ही अच्छे किस्म का मूर्तिकार लाया जाए जो बहुत ही अच्छा हो और वो इस मूर्ति पर नाक लगा दे, ऐसा तय किया गया। मूर्तिकार आ गया भाई, उसने क्या कहा, मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लगा दी जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी है, कब बनी है और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। मूर्तिकार भी अव्वल दर्जे का, तो उसने कहा कि भाई सबसे पहले हमें यह बताइए कि मूर्ति बनी कहाँ थी, किसने बनाई थी, कहाँ बनी, और इसका जो मूर्ति बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया था वो पत्थर कौन सा है। भाई उसी पत्थर से हम नाक बना के यहाँ पर लगा देंगे। अब क्या हुआ, पुरातत्व विभाग की फाइलों में कुछ भी पता नहीं था। कारण यह था कि ये सब कहाँ से बना, क्या हुआ, इसका कोई दस्तावेज इस विभाग के पास में नहीं था। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा है। अब मूर्ति ने कहा भाई ठीक है, परेशान नहीं हुई, आपको नहीं पता कि ये पत्थर कहाँ से लगा है, तो हम एक काम करते हैं, हम देश के हर एक पहाड़ पे जाते हैं और ढूंढते हैं कि अगर वैसा पत्थर मिल जाए तो हम पत्थर ढूंढ ले आएंगे और इस मूर्ति की नाक को लगा देंगे। अब क्या हुआ भाई, मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने पत्थर को विदेशी बता दिया। अब भाई पत्थर, इसी बहाने वो पूरा देश घूम रहा है, हर पहाड़ पे गया, हर पत्थर की खदान पे गया, मगर उसे पत्थर नहीं मिला, वैसा पत्थर ही नहीं मिला जिससे मूर्ति बनी थी। तो उसने सीधे बोल दिया कि भाई ये जिस पत्थर से मूर्ति बनी है ये भारत की नहीं है, ये विदेशी पत्थर है। उसने सीधे सीधे ये चीज कह दी। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं, यदि उनमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने भी सभा में उपस्थित सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके सामने पास था। अब क्या हुआ, अब उस भाई पत्थर नहीं मिला
तो अब उन्होंने बोला कि हमारे देश में बहुत तरह की मूर्तियां लगी हुई हैं, बहुत सारी तरह की, बहुत नेताओं की मूर्ति लगी है, तो हम ऐसा करते हैं कि उनमें से ही किसी नेता की नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा देते हैं, ऐसा मूर्तिकार ने बोला। तो भाई सभी राजी हो गए, ठीक है भाई चलो करो। तो अब मूर्ति की जो नाक की नाप थी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जो नाक की नाप थी, वो मूर्तिकार के पास थी। तो चल दिया भाई वो सभी नेताओं की माप लेकर। वह दिल्ली से बंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर, देखिए उत्तर में होता हुआ फिर मद्रास, मैसूर, केरल आदि साउथ में का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति लाल, लाला लाजपत राय तथा भगत सिंह की लाटों को देखा परखा। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। अब क्या था, वो पूरे देश का दौरा कर लिया उसने सॉरी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर तरफ से हर नेता की मूर्ति की जितनी भी लाटें थी, सभी की नाक को उसने लिया, नापा, सब किया कि जॉर्ज पंचम की नाक पे सेट बैठ जाए। किसी की भी नाक नहीं सेट बैठी, सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अब देखिए यहां पर बड़ी निकली का तात्पर्य, यहां पे लेखक हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि उस व्यक्ति से हमारे देश के लोग कहीं ज्यादा इज्जत जा रहे हैं, कहीं ज्यादा ओहदे वाले हैं, काफी अच्छे हैं, इसलिए उन सब की नाक किसी जॉर्ज पंचम जैसे छोटे व्यक्ति की नाक पर नहीं बैठेगी। ये चीज उनका इंडिकेशन था, वो ये चीज बताना चाह रहे थे। अब आते हैं, मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा, भाई अब किसी लाट की नाक नहीं हुई तो उन्होंने नई योजना पेश करी। क्या योजना कही उन्होंने कि देश में 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काट के मूर्ति पर लगा दिए देते हैं। अब मुझे कहा मूर्ति की नाक नहीं मिल रही है तो किसी जीवित व्यक्ति की नाक को हम काट के लगा देते हैं। ये मूर्तिकार ने अपना सजेशन रखा। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इसकी इजाजत दे दी गई। भाई वहां पे जब ये पेशकश रखी गई तो चारों तरफ हड़कंप मच गया, सभी बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक भाई, बात हुई, बहस हुई, उन्होंने कहा परमिशन दे दी कि ठीक है चलिए आप जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दीजिए। मूर्तिकार को इस चीज की परमिशन दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छपा। अब इसके बाद लगा दी गई, इजाजत मिल गई, उसने लगा दी। अब जब लग गई, समस्या हल हो गई, तो अखबारों में छपा क्या, अखबारों में केवल इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। यानी इतने दिन से जॉर्ज पंचम की नाक का जो मसला चल रहा था वो हल हो गया और इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गई है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी राब निकाल दी गई और ताजा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख न जाए। अब क्या हुआ, वो नाक लगाई गई। अखबारों में कुछ नहीं छपा कि कहाँ से छपी, कहाँ से लगी, कहाँ से हुई, सिर्फ इतना छपा कि इंडिया गेट के पास में जो क्या कहते हैं ना लाट थी जॉर्ज पंचम की, उसकी नाक लगा दी गई है। इसके बारे में कुछ और अखबारों में नहीं छपा। लेकिन जब ये मूर्ति लगाई गई तो उसके पहले उसके पास जो तालाब था उसके पानी को सुखाकर उसकी गंदगी को निकाल के फ्रेश पानी को भर दिया गया ताकि दौरे से आने से पहले पहले तक ये नाक ना सूखे। ये कोशिश करी गई है। थोड़े दिनों बाद अखबारों में छप गया कि जॉर्ज पंचम में जिंदा नाक लगाई गई थी। अब उस दिन जिस दिन लगाई गई उस दिन तो कुछ नहीं छपा, लेकिन थोड़े दिन बाद ये बात छपी कि मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई गई थी जो बिल्कुल पत्थर नहीं लगती। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उद्घाटन या सार्वजनिक सभा की खबर नहीं छपी थी, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा, सभी अखबार खाली थे। तो जिस दिन ये खबर छपी कि उनकी लाट पर, जॉर्ज पंचम की नाक पर जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई गई है, उस दिन अखबार में किसी भी उद्घाटन समारोह, किसी भी तरह की खुशखबरी वाली खबरें नहीं छपी। क्यों? क्योंकि उस जॉर्ज पंचम के लिए हमारे देश के किसी व्यक्ति ने अपनी नाक को कुर्बान किया था। ये बहुत ही दुख की बात थी उन अखबार वालों के लिए, देश वालों के लिए। तो उस दिन कोई भी किसी तरह का भी खुशी का आयोजन अखबारों में नहीं छपा था। तो ये पार्ट था कमलेश्वर जी ने रखा कि किस तरीके से जॉर्ज पंचम की नाक के लिए पूरा बवाल हुआ। तो ये एक प्रतीकात्मक कथा थी भारत की इज्जत को लेकर,
जिस व्यक्ति की नाक लगाई जानी थी उसकी इज्जत को लेकर, भारतीयों की इज्जत को लेकर, ये सभी एक प्रतीकात्मक कहानी हमारे सामने कमलेश्वर जी ने रखी थी। अब इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मूर्तिकार ने नाक के लिए कहां जाकर किन नेताओं की मूर्तियों की नाक टटोली थी? कहां गए थे मूर्तिकार? तो क्या था, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक की नाप लेकर संपूर्ण देश के दौरे पर निकला था। दिल्ली से मुंबई जाकर दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि की नाकें टटोली। मुंबई से गुजरात तथा गुजरात जाकर गांधी, पटेल, महादेव, देसाई की मूर्तियों की नाकें टटोली। फिर गुजरात से बंगाल गया और रविन्द्रनाथ, सुभाष, राजा राम मोहन रॉय की नाकें टटोली। बिहार जाकर शहीद बच्चों की नाकें टटोली। उत्तर प्रदेश गया, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, और घबराहट में मद्रास पहुंचकर सत्यमूर्ति की मूर्ति को देखा। मैसूर, केलर प्रांतों का दौरा करता हुआ पंजाब गया और वहां जाकर लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों की निरीक्षण किया। तो उसने वो जहां जहां गया था, जिन जिन लोगों की लाट का नाम जो लिखा गया है हमारी बुक में, आपको वो सभी यहां पर लिखना है। प्रश्न संख्या 2 है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। जो ये पृष्ठभूमि है ये किस चीज पर बेस्ड है, हमें ये बतानी है। क्या दिया है, जॉर्ज पंचम की नाक की पृष्ठभूमि उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में नित्य उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारी हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी एलिजाबेथ के आने से पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। तो जो कुछ उनके दौरे से पहले जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी वो सभी आपको यहाँ पर लिखनी, क्या क्या चीजें घटित हो रही थी, कहां पर, मतलब नाक का मसला आने से पहले जो प्लॉटिंग करी गई है वो आपको सारी यहां पर लिखनी है। प्रश्न संख्या 3 है, रानी के दौरे का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था वैसे वैसे सरकारी तंत्र के माथे पर बल पड़ते जा रहे थे। माथे पर बल पड़ने के क्या कारण थे? तो जैसे जैसे नजदीक आ रहा था तो वो बल पड़ने का क्या कारण, क्या हुआ था जिससे सारे सरकारी लोग बड़े परेशान थे। रानी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, फिर भी एक परेशानी हो गई। तो सभी तैयारी मतलब शहर को सजाना, करना, उनके रहने खाने सबका सारा इंतजाम सब कुछ हो गया, लेकिन एकदम से एक परेशानी सामने आई। क्या थी? जिसके कारण सरकारी तंत्र के माथे पर बल पड़ गए कि उसी समय जॉर्ज पंचम की नाक हथियारबंद पहरेदारों की गश्त लगाते हुए भी गायब हो गई थी। तो जॉर्ज पंचम की जो लाट थी वहां उनकी नाक गायब कर दी गई थी लाट से, जबकि पहरेदार लगे हुए थे। नई दिल्ली में सब कुछ संपन्न दिखाई दे रहा था, पर जॉर्ज पंचम की नाक ना होना तंत्र के लिए नाक की बात थी और समय रहते नाक कैसे लगाई जाए। इतनी बड़ी महारानी आ रही थी और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं होती तो ये उनके लिए बात होती। वो वैसे तो मूर्ति भी हटा सकते थे, लेकिन एलिजाबेथ को ये चीज़ पता थी कि इंडिया गेट पर जो है जॉर्ज पंचम की लाट लगी हुई है, इसलिए वो उस लाट को भी नहीं हटा सकते थे। तो नाक का होना उनके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि ये भारत की नाक का सवाल था। प्रश्न संख्या 4 है, रानी के आने से पहले नाक को लगवाने के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए, यानी कि रानी आए उससे पहले नाक लगा दी जाए, इसके लिए क्या क्या कोशिशें करी गई थी वो सभी आपको लिखना है। तो क्या था, रानी के आने से पहले नाक कैसे लगवाई जाए, इसके लिए निम्नलिखित प्रबंध किए गए थे। देश के खैरखाओं की मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। सबसे पहले तो मीटिंग बुलाई गई और मुद्दा रखा गया कि अब करना हमको क्या है। उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया कि हर हालत में नाक होना जरूरी है और कैसे भी नाक लगाई जाए। तो उसमें यह हुआ कि नाक तो लगाना जरूरी है, चाहे जैसे लगाई जाए। अंत में निर्णय हुआ कि एक मूर्तिकार को दिल्ली आने का हुक्म दिया गया और मूर्तिकार दिल्ली हाजिर हो गया। तो अब जो प्रबंध का कि नाक गायब थी तो वो भी किया गया। आप अगर इसको और एलिब्रेट करना चाहें तो जो स्टेप बाय स्टेप घटना घटी है उसे भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए कहां कहां हमारी लेखिका गई सभी कुछ हम यहां पर पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन साथ ही एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यात्रा वृत्तांत में हर एक चीज बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। जगहों के नाम,
उस जगह पे जाके उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या घटनाएं घटी, क्या वहां पे पर्यावरण था वहां का, क्या वहां का मौसम हो रहा था, सभी कुछ हमें यहाँ पर देखना है। या उस जगह से जुड़ी कुछ कहानियां भी हो सकती हैं। इसलिए यात्रा वृत्तांत जब भी आपकी किसी भी बुक में कहीं पर भी आए तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। तो हमने कोशिश करी है कि इस क्विक रिवीजन में हम आपके लिए सब कुछ बहुत ही क्लियर वे से लेकर आए कि जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो सभी आप यहां पर कवर अप कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु कांकरिया द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत आपको समझ में आ गया क्या होता है। एक ये विधा है, गद्य साहित्य की विधा है कि लेखिका जहां जहां भी घूमने गई वो डे बाय डे उस चीज का उन्होंने यहां पर हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया है। तो कहां जा रही है वो देखते हैं हम। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने भारतीय राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। तो कहां गई है ये? सिक्किम की यात्रा पर है, गैंगटॉक गई है और हिमालय की यात्रा का वर्णन कर रही है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का एक ऐसा शहर बताती है जिसका सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर है। वहां तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है जिसमें वह खो जाती है। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो गाती है। तो अब यहां पर क्या है, उन्होंने सिक्किम को क्या बताया है? मेहनतकश बादशाहों का शहर, क्योंकि पहाड़ों पर जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ये अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे जैसे हम पार्ट पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा बोला गया है। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ का परिदृश्य, यहाँ के जितने भी दृश्य होते हैं बहुत ही सुंदर हैं। आप आसमान की तरफ देख लीजिए, प्रकृति की तरफ देख लीजिए, जमीन पर देख लीजिए, सभी तरफ इतनी सुंदरता भरी हुई है जिससे हमारी लेखिका मधु जी सम्मोहित हो जाती हैं। और गीत क्या गाती हैं? मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। वैसे प्रस्तुत लेख का शीर्षक साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तो वहां पर नेपाली स्त्रियां जो हैं वो किस तरीके से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं इसके बारे में बताया गया है। दूसरे दिन मौसम साफ हुआ। पहले दिन पहुंची सिक्किम, उसके बाद अब दूसरे दिन से उन्होंने शुरू किया। मौसम साफ होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी लेकिन ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती है। दूसरे दिन वो उठती हैं, जल्दी जल्दी बिस्तर से बाहर आकर बालकनी में आती है। तो बालकनी में कि भाई उनको वहां से कंचनजंगा की पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी, लेकिन मौसम साफ नहीं था, यानी कि फॉगी वेदर था, तो इस वजह से उन्हें वो पहाड़ी नहीं दिखती। लेकिन आसपास घाटियों में खिले रंग बिरंगे फूल देखकर वो बेहद खुश हो जाती है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यूथोंग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेंद्र नार्गे के साथ रवाना होती है। अब ये वहां से कहां रवाना होंगी? गैंगटॉक से, गैंगटॉक में है वो, गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर यूथोंग जा रही हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, गैंगटॉक से कितना डिस्टेंस है ये ध्यान रखना है। जा रही हैं यूथोंग, उनके साथ हैं उनकी सहयात्री मणि और उनके गाइड जितेंद्र नार्गे। गैंगटॉक से युक्थान निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। जब वो रास्ते में थी तो बौद्ध पताकाएं दिखाई दी, मतलब एक डोरी ऐसे करके बंधी रहती है, उस पे ऐसे 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 करके पताकाएं लगी रहती हैं। तो उनको वो रास्ते में दिखाई दी, तो जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। तो कैसे फहरा रही थी? जैसे ध्वज कोई फहराता है। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी। किस चीज की प्रतीक थी? शांति और अहिंसा की। सफेद है, शांति है, अहिंसा मतलब हमें किसी भी तरह का मारकाट नहीं करना है। और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। किस तरीके के? कुछ मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। भाई वहां पे बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित है, तो वहां पे किसी अगर बौद्ध की मृत्यु होती है तो वहां पर क्या कर दी जाती है? वहां पर जो है श्वेत यानी सफेद रंग की बौद्ध पताकाओं को फहरा दिया जाता है। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत भी रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। तो इन जो पताकाएं बौद्ध की मृत्यु पर लगाई जाती हैं ये कभी उतारी नहीं जाती, ये अपने आप नष्ट हो जाती हैं, फटती हैं हवा से, मौसम से वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर हमारे घर में कोई शुभ काम है या कोई हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं
तब सफेद की जगह कुछ रंगीन पताकाओं को लगाया जाता है। ये चीज किसने बताई? जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को बताई। चलते चलते लेखिका को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई गया। आप वहां पर देखेंगे तो घूमता हुआ एक गोल गोल चक्र दिखाई देता है। उन लेखिका ने देखा, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। तो घूमता चक्र क्या देते हैं? धर्म चक्र या उसको प्रेयर व्हील कहते हैं। गाइड नार्गे ने बताया इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, तो वो प्रेयर के लिए उन्होंने क्या बताया कि ये जो धर्मचक्र घुमाने से हमने जितने अभी तक पाप किए हैं, ये सभी हमारे पापों की माफी हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त हो जाती है। अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। वैसे वैसे बाजार, लोग, बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। तो जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे भाई, लोगों के रहायशी एरिया कम हो जाते हैं, तो जितनी भीड़ भाड़, अच्छे सब बाजार वो सब पीछे छोड़ते गए। अब सिर्फ सन्नाटा उनके सामने आ रहा था। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पर परिवर्तित होते महसूस हो रहा था। तो अब क्या था? जैसे जैसे हम लोग, पहाड़ों में रास्ते क्या होते हैं भाई? घुमावदार होते हैं। हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो हर पल क्या होता है? परिदृश्य चेंज होता है। हिमालय अपने रूप को बदलता है भाई। कहीं हिमालय पे धूप पड़ रही है, कहीं नहीं पड़ रही है, कहीं दूर पर्वतों पे सफेद सफेद बर्फ पड़ी दिखाई दे रही है, एकदम से वो पहाड़ गायब हो गए, हरे हरे पहाड़ आ गए। तो जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती है, घूमती है, वैसे वैसे हमें जो सीन दिखाई देते हैं वो पल पल बदलते रहते हैं। अब क्या हुआ? सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है। अब आके जब वो बढ़े तो एक फॉल आया जिसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग गए। सभी उसको सुंदरता को बहुत अच्छे से देख रहे थे और सब फोटो खींच, कैमरे में कैद करना मतलब उस पल को अपने पास संभाल के रखना चाहते थे, इसलिए कैमरे में कैद कर रहे थे। वहां झरने के पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को बाहर कर ले जाएगा। तो वहां का पानी इतना साफ स्वच्छ था कि लेखिका को लग रहा था कि हमारे अंदर की जितनी बुराइयां हैं, जितनी बुरी चीजें हैं, ये पानी हमारे अंदर से, हमारे पास से बहाकर लेकर चला जाएगा। लेखिका के अनुसार रास्ते में प्रकृति दृश्य हर पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा है। तो लेखिका ने अपने शब्दों में क्या बोला कि प्रकृति ऐसे बदल रही थी जैसे पल पल कोई जो है जादू की छड़ी को घुमा रहा हो। तो वो छड़ी घुमाते जा रहे थे और सारा परिदृश्य अपने आप में बदलता चला जा रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। तो क्या है थिंक ग्रीन? यानी कि हरा सोचो, जाकर रुकी। वहां सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने, नीचे ऊपर वेग से बह रही तिस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे, मंद मंद हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। तो कहने का मतलब है जिस वो थिंक ग्रीन के सामने जब आके जीप रुकी ना, तो क्या हुआ? उस जगह सारे परिदृश्य, झरना, धुआं, धुंध, आसमान, हरियाली, पेड़, घाटी, फूल, हवा, सब कुछ, सारी चीजें आंखों के सामने एक साथ आ गई। सारे परिदृश्य एक साथ वहां पर देखे जा सकते थे। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। अब वहां पे कुछ औरतें जो है कार्यरत थी, तो उनके पीठ पर टोकरियां बंधी थी जिसके अंदर बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य से लेखिका को सहमा दिया। मतलब इतना सब कुछ सुंदर चल रहा था और एकदम से उन्होंने देखा कि वहां पर रास्तों को चौड़ा करने का काम हो रहा था। जो रास्ते थे उनको चौड़ा किया जा रहा था। तो उस खतरे के काम में औरतें कार्य कर रही थी और औरतों के साथ साथ बच्चे भी थे। तो इतने सुंदर परिदृश्य में उन्हें मौत के एहसास सामने आ गया कि औरतें यहाँ पर कितना मेहनत का जीवन जी रही हैं और साथ में कितना खतरा है। तो ये सब चीजें देखकर जो अभी तक वो सुख महसूस कर रही थी, एकदम से उन्हें उनके मन में डर सा बैठने लगा गया। एक कर्मचारी ने बताया ये औरतें पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही हैं। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा भी हो सकता है। तभी लेखिका को महसूस हुआ कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। तो वहां पे जो उनके साथ थे उन्होंने बताया कि ये औरतें रास्ता चौड़ा कर रही हैं और कभी कभी क्या होता है, रास्ते को चौड़ा करने के लिए डायनामाइट्स भी लगाए जाते हैं। अब डायनामाइट जैसे फटेगा तो भाई जाहिर सी बात है पत्थर इधर से उधर उड़ेंगे। अगर उस समय सावधानी ना बरती जाए तो किस तरह की घटना भी घट जाती है और कभी कभी खाइयों में लोग गिर भी जाते हैं।
तो लेखिका को यह एहसास हुआ कि जहां पे भी जगह हो, हम शहर रहें, पहाड़ रहें, प्लेन में रहें, जहां पे भी रहें, हर जगह कहीं हर आम जीवन की कोई ना कोई अपनी एक दास्तां होती ही है। कुछ दूर चलने पर पहाड़ी स्कूली बच्चों से लेखिका की मुलाकात हुई। अब थोड़ी देर आगे चले तो कुछ स्कूली बच्चे देखे, पहाड़ी बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे। गाइड जितेन बताता है कि ये बच्चे 3 से 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत मेहनत भरा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था, जगह जगह गाड़ी धीरे चलाएं लिखे बोर्ड लगा था। अब जो वो बच्चे उन्होंने देखे तो गाइड जितेन ने बताया कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर डेली रास्ता तय करते अपने स्कूल पहुंचने के लिए और फिर वापस अपने घर जाने के लिए। घर जब पहुंचते हैं उसके बाद अपनी माँ के काम में हाथ बटाते हैं। तो मतलब उन्होंने ये बताया कि पहाड़ी लोगों का जीवन बहुत ही टफ होता है। अब इसके आगे जब लेखिका चलती है, उनकी गाड़ी चलती है, तो आगे रास्ते खतरे भरे होते जा रहे थे क्योंकि रास्ते तंग होते अभी जो रास्ते चौड़े थे वो धीरे 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 पतले होते जा रहे थे। हर जगह लिखा था कि गाड़ियों को धीमा चलाएं क्योंकि भाई रास्ते पतले हैं, पहाड़ है, अगर तेज स्पीड में रहेंगे तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए सभी जगह लिखा था कि अपनी गाड़ी को धीमे चलाएं, रफ्तार कम रखें। शाम के समय जीप चाय बागानों से गुजर रही थी। अब शाम के समय जब थे तो जहां पहुंचे वहां पर चाय के बागान थे। आप सभी ने देखा चाय के बागान कैसे होते हैं, हरे हरे चारों तरफ फैले होते हैं। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किम के परंपरागत परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। यूथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके थे। अब क्या हुआ, वहां पे जो सिक्किमी परिधान होता है जिसको बोकू बोलते हैं वो पहने स्त्रियां जो हैं वो चाय की पत्ती को तोड़ रही थी। अब ये लोग कहाँ गए, अब ये लोग यूथांग पहुंचने से पहले, अब चूंकि शाम हो चुकी थी, रात हो गई थी, ड्राइविंग मुश्किल होता है, तो वो लायुंग में रुक गए। लायुंग में लकड़ी के बने छोटे छोटे घर थे। जहां वो रुके थे वो कैसे थे, लकड़ी के बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। अब पूरा दिन गाड़ी में थी, थकान थी, तो अब वो तिस्ता नदी वहां बह रही थी, तो वो उसी नदी के किनारे पत्थरों पे जाके पानी में पैर डालकर बैठ जाती हैं रिलैक्स करने के मूड से। रात होने पर गाइड जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। अब होता है जैसे क्या कहते हैं भाई, रात है तो सब एंजॉय करने लगते हैं, तो वो भी एंजॉय सभी साथी कर रहे हैं, नाच गाना शुरू हो गया था। लेखिका की सहयात्री मणि ने भी नृत्य करने में सराबोर हो गई। उनकी यात्री जो सहयात्री मणि उनकी फ्रेंड थी वो भी जो है नृत्य करने लगी। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। तो वहां अधिकतर किस चीज की खेती होती थी जिससे उनकी आजीविका चलती थी, वो थी पहाड़ी आलू, शराब और धान की खेती होती थी जिससे वहां के लोग अपनी जीविका चलाया करते थे। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी परंतु वहां बर्फ कहीं भी नजर नहीं आई। तो लेखिका ने सोचा था कि लायुंग में उनको बर्फ मिलेगी क्योंकि होती थी पहले, लेकिन यहाँ पर उनको बर्फ नहीं मिलती है। तो वो बड़ी निराश हो जाती हैं कि भाई हमको मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिली। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेखिका की सहयात्री मणि जिसने स्विट्जरलैंड घूमा हुआ था उसने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसीलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। तो अब क्या हुआ भाई, वो निराश हो गई तो उन्होंने बोला बर्फ नहीं मिला, तो उन्होंने बोला कि आगे कटाव जाके आपको बर्फ मिलेगी। तो कटाव जब देखा तो भाई बहुत सुंदर था। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो जो मणि थी उनकी सहयात्री, उन्होंने बताया कि भाई जो स्विट्जरलैंड है वो भी इतना सुंदर नहीं है जितने सुंदर ये जगह है, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड जा चुकी थी। तो अब ये कटाव इतना सुंदर क्यों था, क्योंकि उसको अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते थे, इसलिए इसकी सुंदरता अभी तक बरकरार थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे, सभी ये फोटो खिंचवाने लगे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि ऐसे वातावरण में ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। तो कटाव इतना अच्छा लग रहा था कि सब फोटो खिंचा रहे थे, मगर जो लेखिका थी वो सारे परिदृश्य को अपने अंदर भर लेना चाहती थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ऐसे ही किसी परिदृश्य में ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना करी होगी।
लेखिका का मानना है कि ऐसे सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाए। तो यहाँ पे इतनी सुंदरता उन्होंने बताई, कैसे सुंदर शब्दों में बताया कि कोई अपराधी जो बहुत ही दुष्ट हो, दुष्ट प्रवृत्ति का हो, अगर वो भी देख ले तो वो अध्यात्म ले ले, यानी कि वो भी सन्यासी बन जाए, ऐसा यहाँ का सारी सुंदरता थी। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी। वे कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से सदियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। तो वो यहाँ बताती हैं कि किस तरीके से प्रकृति जो है सर्दियों के समय में बर्फ बन के ये यहाँ बर्फ बनती है और पानी को संचय कर लेती है, और गर्मी में धीरे धीरे जब ये बर्फ पिघलती है तो हमें वो पानी के रूप में प्राप्त होती है। तो प्रकृति के इस अद्भुत जल संचय को वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं। आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई जाती, जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फौज की छावनियां दिखाई देती हैं। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। बैसाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे, वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। तो वहां सिपाहियों को, फौजियों को देखकर वो बड़ा उदास होती हैं कि भैया बताओ इतनी ठंड में ये लोग काम कर रहे हैं, और जब जिस समय बहुत ज्यादा ठंड होती है उस समय ये लोग यहाँ पर कैसे रहते होंगे, ये सोच कर लेखिका हमारी उदास हो गई। कटाव से यूथांग की ओर जाते हुए प्रियुता और रोडियंट के फूलों की घाटी को भी देखा। अब जब यहाँ अब कटाव से कहाँ जा रहे थे, यूथोंग। लियोंग से रुके थे, लियोंग से कटाव गए, कटाव से अब कहाँ जा रहे थे, यूथोंग जा रहे थे। जहाँ रास्ते में उन्हें प्रियुता और रोडियंट के फूलों की घाटी, चारों तरफ खूब फूल थे, बहुत अच्छा लग रहा था। यूथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। जितेंद्र ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। यूथांग वापस आकर उन लोगों को वहां सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया था। तो अब क्या था, अब ये लोग कटाव से चले यूथोंग आए। यूथोंग में से रास्ते भर उन्हें बड़ा सुंदर दिखा। जब ये लोग यूथोंग पहुंचे तो इनको बड़ा फीका फीका सब अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा था। कारण ये था कि भाई इतनी सुंदर जगह कटाव थी, वहां से आके यूथोंग आए तो यूथोंग में इतना सुंदर परिदृश्य नहीं था। तो अब रास्ते में जितेंद्र ने बताया था कि यहाँ के लोग जो हैं वो बंदर के मांस को भी खाते हैं। कारण ये है कि उनका मानना है कि बंदर के मांस से कैंसर नहीं होता, इसलिए ये लोग यहाँ के बंदर के मांस को बहुत ज्यादा खाते हैं। रही बात सिक्किम की, तो सिक्किम पहले एक स्वतंत्र राज्य था लेकिन अब भारत का हिस्सा हो गया है। तो ये चीजें भी जितेंद्र ने लेखिका को बताई थी। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। अब रात का समय था, जब ये लोग यूथोंग पहुंच गए तो मणि और लेखिका के बीच बात हो रही थी। तब वो बताती हैं कि चांदनी रात में ही जो यहाँ के पहाड़ी कुत्ते हैं वो बहुत भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सभी को पता है कि हाई टाइड और लो टाइड जो समुद्र में आता है वो चांद की वजह से आता है, चांद की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आता है। तो उसी तरीके से उनको भी जान के बड़ी होगा कि भाई चांद के प्रभाव से, पूर्णिमा का चांद होगा तो कुत्ते भौंकेंगे, तो चांद का प्रभाव जिस तरीके से हाई टाइड लो टाइड समुद्र पे आता है उसी तरीके से कुत्ते भी पड़ेगा। ये उनको सुनकर बड़ी ही आश्चर्य हुआ था। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गया था। उन्होंने बताया एक जगह जितेंद्र ने दिखाई जहां से गुरु नानक के पैर के चिन्ह थे और वहां उनके थाली से जो है चावल गिर गया था, और क्या कहते हैं वहीं पर खूब सारी चावल की खेती होने लगी थी। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का एक क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है। रास्ते में मतलब जो यूथोंग से आ रहे थे तो ये भी सारी चीजें जितेंद्र ने दिखाई थी। नार्गे ने पहाड़ियों के, पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जानकारी भी दी कि यहाँ के लोग इन सभी चीजों, पहाड़ियों, नदियों, सभी की पूजा करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, पहाड़ों पर उनका जीवन इन्हीं सब पर डिपेंड है। अगर इनका रौद्र रूप हो तो सभी कुछ तबाह हो सकता है। इसलिए ये सभी पहाड़, नदियां सभी जो हैं ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी बताया।
तो भारतीय आर्मी वहां आती जाती थी, वहां के परिदृश्य बहुत सुंदर थे। तो जो भारतीय आर्मी के कैप्टन थे, कप्तान शेखर दत्ता, उन्होंने भारतीय सरकार को सुझाव दिया कि इसे आप पर्यटन स्थल बनाइए तो आपकी कमाई भी होगी, यहाँ के लोगों के कि यहाँ के लोग अच्छे से फल फूल सकेंगे, सभी कुछ उन्होंने ये चीज़ बताई। तो इसको पर्यटन स्थल बनाया गया और साथ में बहुत सारी जानकारी जितेन ने दी। तो जितना भी मेन पॉइंट था इस पार्ट में हमने आपके निकाल के सामने रखा। तो जो जो मेन नाम आए थे, जैसे सिक्किम से यूथोंग तक के रास्ते में जहाँ जहाँ गए, जो जो चीज़ें देखी वो सभी चीज़ें हमने बताई। तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को आप देखिएगा, समझिएगा। पूरा चैप्टर हमने फटाफट आपको रिवाइज करा दिया। चलिए अब इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य है, कैसे? उनको ये चलायमान सौंदर्य का एहसास किस घड़ी पर हुआ था? क्या ऐसा घटा था कि उन्हें ये सब चीजों का एहसास हुआ था? लेखिका ने धीरे धीरे धुंध की चादर छटने पर देखा कि सब और जन्नत बिखरी हुई है। पहाड़ों पर धुंध बहुत जल्दी आती है, चली जाती है। तो जब धुंध की चादर हटी तो उन्होंने देखा बहुत ही सुंदर दृश्य था। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती बिखरी पड़ी थी, जिसे देख लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा के हिलोरे लेते प्रियता और उड्डयन के फूल, सब अपनी अपनी लय तान प्रवाह में बहते हुए दिखाई दिए। तब उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का आनंद ही चलायमान सौंदर्य है। जब वो जा रहे थे, थिंक ग्रीन के सामने उनकी जीप रुकी थी, तो उन्हें सारे परिदृश्य एक साथ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अभी तक धुंध थी। जैसे ही धुंध हटी उन्होंने सारा सब कुछ एक साथ देखा। तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि चारों तरफ इतना सुंदर परिदृश्य है। तो उसी समय उन्हें ये चीज एहसास हुआ कि एक ही पल में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित होता है। तो ये सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य चलायमान है, क्योंकि ये पल 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 परिवर्तित होता है। प्रश्न संख्या 2 है, लेखिका के लिए किसका सौंदर्य असह्य था? क्या चीज किसका सौंदर्य उन्हें बहुत ही ज्यादा असह्य लगा था? लेखिका ने देखा कि सूरज ढल रहा था, पहाड़ी औरतें गायें चराकर लौट रही थीं। कुछ पहाड़ियों के सिर पर लकड़ियों से भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान धुंध और बादलों से घिरा था। तभी एक दृश्य और देखा कि नीचे चाय के बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। उनमें एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुषीय छटा बिखेर रहा था, जिसे देखकर लेखिका चीख पड़ी थी। युवतियों का सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य हो रहा था। अब यहाँ पर दो दिया है ना, सौंदर्य असह्य। भाई किसी भी चीज की सुंदरता असह्य क्यों होगी? कारण ये था कि वहां की सिक्किम की औरतें बहुत ही सुंदर और इतना मेहनतकश काम कर रही थी, साथ ही खतरों भरा काम भी कर रही थी। ये भी उन्होंने देखा। तो वो देख रही थी कि साथ में वो इतना मेहनतकश काम कर रही है, इतनी सुंदर है, गोरी सी, इतने सुंदर सुंदर परिधान पहने। तो यही सब देखकर उनको यह एहसास हुआ था कि ये सौंदर्य यहाँ का क्या है, असह्य है। मतलब इसको हम सह नहीं पा रहे, कि मतलब हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सुंदरता मतलब हमारे दिमाग में नाजुकता, कोमलता, ये चीजें। लेकिन वहां पर सुंदरता थी मगर नाजुकता और कोमलता नहीं थी, क्योंकि औरतें बहुत ही मेहनतकश तरीके से कार्य को संपन्न कर रही थी। प्रश्न संख्या 3 है, लेखिका यूथोंग को निकलने से पहले प्रातः बालकनी की ओर क्यों भागी थी? जब यूथोंग से निकलने से पहले सिक्किम तो वो क्यों भागी थी? कारण क्या था? क्योंकि वो सुबह सुबह कंचनजंगा की पहाड़ियों को देखना चाहती थी, मगर धुंध होने के कारण वो पहाड़ियों को वो नहीं देख सकी थी। तब उन्होंने नीचे फैले फूलों के पूरे बागीचों को देखकर आनंद लिया था। तो क्या है, लेखिका यूथोंग निकलने से पहले सवेरे जगने पर वह बालकनी की ओर इसलिए भागी थी क्योंकि उसे लोगों ने बताया यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। लेखिका की आशा इच्छा पूरी ना हो सकी क्योंकि आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। प्रश्न संख्या 4 है, कवि लॉन्गस्टॉन्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो कवि लॉन्गस्टॉन्ग किस लिए प्रसिद्ध था? कवि लॉन्गस्टॉन्ग की प्रसिद्धि का कारण है कि यहां पर गाइड नामक प्रसिद्ध फिल्म की शूटिंग हुई थी,
गाइड फिल्म उसने देखी है देवानंद की, तो उसकी शूटिंग वहां पर हुई थी। तिब्बत से चीखे वामसन के लेपचाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो दो राज्यों के बीच, दो जो कबीले थे उनके बीच यहाँ पर संधि हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ स्मारक के रूप में एक पत्थर है जो लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। तो वहां पर इस शांति वार्ता के बाद में जब इस प्रस्ताव पत्र शामिल किया गया था तो वहां पे एक पत्थर लगा दिया गया था जो निशानी थी कि इन दो प्रजातियों के बीच जो बहुत लंबे समय से युद्ध चला आ रहा था वो शांत होता है और अब से ये दोनों ही कबीले, दोनों जातियां शांति तौर पर रहेंगी। तो इसीलिए कवि लॉन्गस्ट्रॉन्ग इसीलिए प्रसिद्ध था। तो इस तरीके से हमने अपने चैप्टर 3 सना सना हाथ जोड़ी का फटाफट चैप्टर रिवीजन आपका करा दिया, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए। इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पहले भी करा चुके हैं, तो उन्हें जरूर पढ़िएगा। अब ये जो वन शॉट रिवीजन है ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetspain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वन शॉट रिवीजन करके दिया हुआ है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं 9, 10, 11, 12। तो आप हैं किसमें, क्लास 10th में। आप यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, क्लास 10th के वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही 10th की पूरी प्लेलिस्ट सामने आएंगी। आप देखेंगे इसमें सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जिसमें वन शॉट रिवीजन आपको कराया जा रहा है। अब इन वन शॉट में आप जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, जो भी टेस्ट होने वाला है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे जिस भी सब्जेक्ट में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके सामने आपको उस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स है सभी सामने होंगे। आपको सिर्फ अपने उस चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने वाला है उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने उस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे से जाएं। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉच। बाय बाय।